मैं अपने जीवन साथी के हमरा खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। हमारे 4 बच्चे थे। सेहन दिन भर उनकी मनमोहनी चहकारों से गूंजता रहता था। कभी सोचा भी ना था मेरा घर जो रश्के जन्नत था, कभी तिनकों से बने आशियाने की मानंद बिखर जाएगा और मैं उसके निशान ढूंढती रह जाऊंगी। 16 बरस की उम्र में मेरी शादी सुबहान से हुई और मैं अपने खाविंद के साथ 11 बरस ही गुजार सकी कि नागहानी एक आंधी चली जो मेरी खुशियों को खसो खाशाक की तरह उड़ाकर ले गई। सुबहान एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे। हम लाहौर में रहा करते थे। वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे, लिहाजा ज्यादा रोक टोक न रखते। जब चाहती रिश्तेदारों या पड़ोस में चली जाती। सुबहान ने भी मना न किया। शॉपिंग के लिए भी किसी पड़ोसन को साथ ले लेती थी। खाविंद का मुझ पर भरोसा था। मेरे लिए ये बात बाइसे इफ्तिखार थी कि वो मुझे कहीं आने जाने से ना रोकते थे और शकी इंसान ना थे। तभी तो हमारा घर रश्के जन्नत था। मुझे अपने खाविंद से प्यार था, मैं उनसे और वो मुझसे मुखलिस थे। यही इखलाक था जिसने हमारे घर आंगन को खुशियों की महकार से महका रखा था। एक दिन सुबहान घर आए तो उदास थे। मैंने महसूस कर लिया कोई गैर मामूली बात हुई है। मैंने उन्हें खाना दिया। कुछ देर उन्होंने आराम किया। फिर मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी। कहने लगे, मेरा तबादला इस्लामाबाद हो गया है, लेकिन तुमको और बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता। वहां फिलहाल रहाइश का कोई इंतजाम नहीं है। सोचता हूं तुम यहां अकेली कैसे रहोगी। बस इतनी सी बात है और आप इस कदर परेशान हैं। ये मोहल्ला मेरे लिए अजनबी नहीं है। ये हमारा आबाई घर है। बरसों से ये लोग हमारे साथ रह रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है। पड़ोसी दुख सुख में काम आने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ किसी बात का डर नहीं है। आप सुकून से इस्लामाबाद जाइए। रहाइश का बंदोबस्त जल्द करके हमको ले जाइए। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चे छोटे हैं। 4 बच्चों का साथ है, उनके कई मसले मसाइल होते हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को गाँव अपने बड़े भाई के पास शिफ्ट करा दूं। ऐसा ना करें। अपने घर के सिवा मुझे और बच्चों को कहीं चैन सुकून नहीं मिलेगा। बड़े दोनों स्कूल जाते हैं, गांव में कैसे पढ़ पाएंगे। वो गुमसुम से रह गए। फिर कहा, अच्छा अपना और बच्चों का खास ख्याल रखना। कुछ मुश्किल महसूस करो तो अपने भाई आफाक को बुलवा लेना, वो तुम्हारे साथ रह जाएगा। जब तक कि वहां फैमिली के लिए रहाइश की सहूलत ना मिल जाए, मुझे तुम्हारी और बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। सुबहान इस्लामाबाद चले गए और मैं लाहौर में क़याम पज़ीर रही। घर जाती था, किराया वगैरह का मसला ना था। मोहल्लेदार अच्छे थे। सुबहान फ़ोन पर खैरियत दरियाफ्त करते और मैं उनको तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करें, हमको कोई परेशानी नहीं है। एक रोज़ छोटे बेटे अशर को बुखार हो गया। मैंने पड़ोसन से कहा कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, अशर को दिखाना है। वो बोली, आज मेरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में कुछ मेहमान आ रहे हैं, वरना ज़रूर चलती। तुम्हारे साथ अपने बेटे को भेज देती हूँ, इसे ले जाओ। मनान मेरे सामने छोटे से बड़ा हुआ और अब वो 18 बरस का था। उसे छोटे भाई जैसा जानती थी। मैंने एतराज ना किया और उसके साथ अशर को क्लिनिक दिखाने लेकर चली गई। डॉक्टर साहब ने अशर को देखा, कुछ दवाइयाँ लिख दी और हम घर आने के लिए सड़क पर निकले। अचानक एक गाड़ी आकर वहां रुकी। ये शख्स मनान के दोस्त का कज़न था और मनान को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, मनान भाई, क्या बात है, इतनी गर्मी में इधर क्या कर रहे हो? अपनी बाजी के साथ डॉक्टर के पास आया था, इनके बच्चे को दिखाना था। हम सड़क पर टैक्सी के लिए खड़े थे, तभी वो शख्स बोला, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। भाई मैं उधर ही जा रहा हूँ। मनान ने मुझसे पूछा। उस रोज धूप तेज थी, सोचा कि बच्चे को तेज बुखार है, गाड़ी में ही चले जाते हैं। मनान से कहा, चलो इनकी गाड़ी में ही चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। यूं हमने रियाज की लिफ्ट कबूल कर ली। घर के करीब पहुंची तो ख्याल आया कि जल्दी में दवाइयों का नुस्खा तो मैं डॉक्टर साहब की मेज पर ही भूल आई हूं। मनान, वापस डॉक्टर साहब के क्लिनिक जाना है, मैं नुस्खा उधर भूल आई हूं। मनान ने कहा, कोई बात नहीं बाजी, मैं जाकर ले आता हूं। नहीं, मैं साथ चलती हूं। मुमकिन है पर्चा गिर गया हो तो डॉक्टर साहब से दोबारा लिखवाना होगा। मैंने बच्चा मनान की गोद में देकर कहा, ऐसा करो, अशर को बाजी हमीदा को दे दो और वापस आ जाओ।
रियाज बोला, हाँ हाँ मनान बच्चे को बुखार की हालत में दोबारा ले जाना दुरुस्त नहीं है, इसको घर में दे दो, हम दोबारा डॉक्टर के पास चलते हैं। मनान अशर को बाहों में लेकर उतर गया और घर के अंदर चला गया। मैं गाड़ी में बैठी थी। इससे पहले कि वो वापस आकर हमारे साथ गाड़ी में बैठता, रियाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेजी से सड़क पर ले आया। मैंने कहा, रियाज भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मनान को तो आ जाने दें। कहने लगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूं फिर उसे भी ले चलता हूं, जरा जल्दी है क्योंकि 4 बजे मुझे पेशावर रवाना होना है। इसके बाद तो गाड़ी फराटे भरने लगी। मैंने एहतजाज किया तो उसने पानी की बोतल मुझे दी। बाजी आप पानी पी लें, घबराइए नहीं, अभी वापस चलते हैं। वो सामने घर से गाड़ी के कागजात उठाने हैं, वरना पेशावर जाते हुए रास्ते में चालान हो जाएगा। मुझे प्यास लग रही थी, मैंने बोतल मुंह से लगाई। उसमें ना जाने क्या मिला था कि पीते ही मैं बेहोश हो गई और जब आंख खोली तो अपने घर और बच्चों से बहुत दूर आ चुकी थी। किस्सा मुख्तसर, रियाज का ताल्लुक बुर्दा फरोशों के गिरोह से था और मैं बेवकूफ़ उसकी गाड़ी में इस भरोसे पर बैठी रही कि ये मनान का दोस्त है। उसने तो ऐसी फुर्ती दिखाई कि मनान को भी पीछे छोड़ दिया। पेशावर लाकर रियाज ने मुझे कुछ ऐसे लोगों के हवाले किया जिनका ताल्लुक इलाक़े गैर से था। ये बहुत बेरहम लोग थे जो अगवाशुदा मर्दों, औरतों और बच्चों को इलाका गैर में लगने वाली इंसानों की मंडी तक पहुंचाते थे और अगवा कनिंदा अफराद फरोख्त करके दाम खरे कर लेते थे। यहाँ हर जुमेरात को मंडी लगती जिसमें औरतें, मर्द, बच्चे और बच्चियां फरोख्त के लिए लाई जाती थीं और इनको खरीदने मुल्क और बैरून मुल्क से लोग आते थे। जैसा माल होता था वैसे दाम लगते थे। मंडी में इंसानों को बेकाऊ माल की तरह बिकता देखकर अपनी आंखों पर यकीन न आया कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा भी होता है। ओ मेरे खुदा, तेरी धरती पर कैसे कैसे जुल्म नहीं ढाए जाते और इंसान पर इंसान से बढ़कर किसी ने जुल्म नहीं ढाया होगा। दौलत ऐसी बुरी चीज तो है कि उसे बदतरीन जराए से हासिल करने पर भी आदमी नहीं शर्माता। मासूम बच्चों को अपनी आंखों के सामने बिकता देखा। नन्ही मुन्नी बेटियां अपने प्यारे माँ बाप और बहन भाइयों से दूर यहाँ बेचने को लाई जाती थी और खरीदने वाले न जाने किस मकसद से इन मासूम फूलों को खरीद कर ले जाते थे। वो उन लड़कों को गोया गुलाम बनाते थे और लड़कियां बाजारे हुस्न की जीनत बना दी जाती थी। उनके अफसुर्दा और उदास चेहरे देखकर कलेजा मुंह को आता। खरीदने वाले पाकिस्तानी भी थे और गैर मुल्की भी। खूबसूरत नोखेज लड़कियां तो बैरून मुल्क के कहबा खानों के लिए भी ले जाई जाती थीं। कुछ लोग तो बे औलाद होने के बायस बच्चे गोद लेने की खातिर भी उन्हें खरीदने आए और कुछ शादी के लिए औरत खरीद रहे थे। अक्सर अफराद को मुलाजमा का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना था। एक शख्स जिसने मेरा सौदा तय किया लाहौर का ही एक अमीर आदमी था, यानी मेरा हमशहर। मैं जब उसके साथ गाड़ी में लाहौर ले जाई जा रही थी, उसने रास्ते में बताया, शुक्र करो कि हम तुमको किसी बुरे मकसद के लिए नहीं ले जा रहे। हमको एक मुलाजमा चाहिए जो दिन रात साथ रहे और छोटे बच्चे की परवरिश में मेरी बीवी की मदद करे। बहुत मुलाजमाएं रखीं, लेकिन वो चंद दिन काम करके भाग जाती हैं और खिदमतगार औरत का मसला किसी तरह हल नहीं होता। तो अब हमने मुस्तकिल बुनियादों पर उसे हल करने का सोचा। किसी ने हमें यहाँ लगने वाली मंडी के बारे में बताया था। मुझे खरीदने वाले मेरे मालिक का नाम असलम बट था और यह खासा अमीर था। उसकी बीवी के यहाँ हाल में 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे। उसने मुझे समझा दिया कि रास्ते में शोर मचाने की जरूरत नहीं, हम तुमको अच्छी तरह और इज्जत से रखेंगे और तुम शुक्र करोगी कि हमने तुम्हें खरीदा है। तुम किसी बुरे आदमी का तरने वाला बनने से बच गई हो। तुम भी पाकिस्तानी हो और हम भी। तुम मेरी हम वतन हो, इसलिए बहन बनाकर रखूंगा, मगर भागने की कोशिश न करना, वरना दोबारा वहीं पहुंचा दी जाओगी जहां से आई हो। फिर तुम्हारी किस्मत के वहां तुमसे क्या सलूक हो और दोबारा किस किस्म के आदमी के हाथ बेची जाओ। मैंने भट्ट साहब की बातें गौर से सुनी। ये जान लिया कि यह आदमी दुरुस्त कह रहा है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं किसी सूडानी, अफ्रीकी या किसी दूसरे गैर मुल्की के हाथों फरोख्त नहीं हुई। अपने वतन में दोबारा अपने बच्चों से मिलने की एक आस तो थी। सोचा इन लोगों की खिदमत करूंगी, कभी इन्हें मुझ पर रहम आ जाएगा और मुझे घर वालों से मिलना भी नसीब हो जाएगा।
भट्ट की बीवी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसको ऐसे खिदमतगार चाहिए थी जो मेरे जैसी शरीफ और बच्चों की परवरिश करना जानती हो। उसने मुख्तसरन इंटरव्यू लिया और मेरी बिपता को सरसरी सुना। बोली, अभी चंद साल तो तुमको अपना माजी भुलाकर मेरा साथ देना होगा, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। अगर तुमने हमारे साथ अच्छे तरीके और ईमानदारी से वक्त गुजारा तो जरूर कोशिश करूंगी कि तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिलवा दूं। अभी फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं होगा। तुमको भट्ट साहब ने 4 लाख में महज इसलिए खरीदा है कि हम अपने जुड़वां बच्चे पलवा सकें। तुम कहीं हमारे घर से भाग ना जाओ, इसके लिए तुम्हारी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चौकीदार तुम पर दिन रात नजर रखेंगे और तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। लेकिन घर के अंदर तुमको किसी किस्म की तकलीफ ना होगी। खाना या कुछ और जरूरत की हर शय तुम्हें मिलेगी। मैंने जान लिया कि बेगम को मेरी जिंदगी के दुख तकलीफों, मेरे आंसुओं से कुछ गर्ज नहीं थी। उनको सिर्फ अपनी सहूलत, आराम और जरूरत का ख्याल था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं उनकी एक खरीदी हुई चीज हूं, एक लौंडी कनीज जिसके उन्होंने लाखों रुपए अदा किए हैं। अब मेरा उनकी कयामगाह से हिलना भी बगैर उनकी इजाजत के संगीन गलती होगा, जिसकी सजा के तौर पर वो मुझे दोबारा उन्हीं जालिमों के हवाले कर सकते थे जिनसे मुझे खरीदा था। वजीरिस्तान की जानिब पाकिस्तान की आखिरी चौकी के बाद से जो इलाका शुरू होता था वो इलाका गैर कहलाता था। उस जगह के तस्वुर से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से अगवा करदा इंसानों के ग्रोह लाकर इंसानी मंडी में फरोख्त किए जाते थे। बाद में हसास इदारों के जरिए इस इलाके को कंट्रोल में लेकर उन महसूर लोगों की बड़ी तादाद को तहवील में लिया गया और उन्हें आज़ाद कराया गया था। मैंने भट्ट साहब की बेगम के साथ इस अमर पर समझौता कर लिया कि उनके नौज़ायदा बच्चों की एक माँ की तरह खिदमत और देखभाल करूंगी, उनका दिल जीत लूंगी ताकि वो मुझ पर रहम खाकर मुझे मेरे कुनबे से मिलवा दें। वो मेरे हम वतन पाकिस्तानी हैं, सो मुझे उनसे अच्छी उम्मीदें थी। उनके एक बच्चे की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर से मैंने संभाल ली और बच्चे को अपनी ममता की गोद में भर लिया। बहुत मोहब्बत से उठाती, ध्यान से देखभाल करती। वो भी मुझसे खूब बहल गया। मालकन को यकीन आ गया कि अच्छी और शरीफ औरत है और ये हमको धोखा ना देगी। एक बच्चा मेरे हवाले और दूसरा उनके पास होता। मालकन का ख्याल ठीक था, मेरा उन लोगों को धोखा देने का कोई इरादा ना था। इस उम्मीद की वजह से कि वो एक दिन खुश होकर मुझे उनकी कैद से आज़ाद कर देंगे। मैं उनके घर का एक फर्द बन चुकी थी। उनके बच्चों की प्यार से परवरिश करती थी, जिसके बदले वो भी मुझसे अच्छा सलूक करते थे। ताहम ये लोग मेरी सख्त निगरानी करते थे। मालकन मुझ पर निगाह रखती, कहीं मैं किसी से बात ना करूं। मुझे इजाज़त न थी कि उनके घर से बाहर झांकूं या कदम भी बाहर निकालूं। घर आने वाले मेहमानों से भी कलाम करने की इजाज़त न थी। कितनी बड़ी बदनसीबी थी कि मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर ही था और मैं अपने घर ना जा सकती थी, ना किसी को पैगाम भिजवा सकती थी और न बच्चों से मिल सकती थी। कभी कभी अपने बच्चों की इस कदर याद सताती कि जी करता यहाँ से किसी तरह भाग निकलूं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्या खबर मैं सलामत अपने घर तक पहुंच ही जाऊं, अपने शौहर और बच्चों से मिल जाऊं। फिर उन औरतों के करब से भरे चेहरे याद आ जाते और उनकी चीखें कानों से टकराने लगती थी, जो भागने की कोशिश में पकड़ी गईं और दोबारा बिकने के लिए वहां ले जाई गई थी। जहां मैं रहती थी ये 2 मंजिला घर था। ऊपर की मंजिल में भट्ट साहब के सबसे छोटे बच्चे के साथ होती थी। एक शब आधी रात को जब मैं उनके बच्चे को सीने से लगा रही थी, दिल में हुक सी उठी और मुझे अपने बच्चों की सिसकियां सुनाई देने लगी। यूं लगा जैसे कि वो मुझे याद करके रो रहे हों और रातों को उठ उठ कर मुझे घर के आंगन में ढूंढते फिरते हों। तड़प कर उठ बैठी। इस वक्त मेरी ममता पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। बेताबी से कमरे के चक्कर काटने लगी। भट्ट साहब का बच्चा मुझे अपने साथ ना पाकर कुसमसाया और मेरे कदमों की आहट से बच्चे की आंख खुल गई। मैंने दोबारा थपक कर सुला दिया। मेन गेट से निकल भागना नामुमकिन था। मैंने खिड़की से झांका और बुलंदी का अंदाजा लगाया। मैं पिछली तरफ से नीचे उतरने लगी। खिड़की से नीचे दीवार पर ईंटें फासले से इस तरह लगी हुई थीं
कि इन पर संभल कर पैर रखने से निचली मंजिल तक जाया जा सकता था। अभी थोड़ा सा फासला जमीन से बाकी था कि मेरा पैर खला में लटक गया और मैं धड़ाम से गिर गई। दरअसल यहां पहुंचकर ईंटें ही खत्म हो गई थीं। रात के अंधेरे में नीचे की तरफ झांक कर इस बात का अंदाजा ना कर सकी थी कि जमीन से 6 फुट ऊपर ईंटें नस्ब नहीं हैं। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वहां चारपाई बिछी हुई थी। मैं उस पर जा गिरी और मुझे चोट ना आई। तब मैंने दीवार के साथ चारपाई को खड़ा कर दिया और उसकी मदद से साथ वाले घर में कूद गई। ये पड़ोसी का घर था। आहट पर उनका नौकर और उसकी बीवी जाग गए। वो दीवार के करीब सेहन में चारपाई डाले सो रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने हाथ जोड़े कि मैं चोर नहीं हूं, एक बेबस मजलूम औरत हूं जो इन लोगों की कैद में हूं। कहा कि खुदारा शोर न मचाओ, मैं सारा हाल बताती हूं। मेरा अहवाल सुनकर वो भी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। वो मुझे सर्वेंट क्वार्टर में ले आए। औरत ने अपने कपड़े दिए जो मैंने पहन लिए और अपना लिबास वहां ही फेंक दिया। उन्होंने मुझे किराया भी दिया। रातों रात मैं घर चली गई। घर को ताला लगा हुआ था। घर के बाहर बने थैले पर ही बैठी रही यहां तक कि फजर की अजान सुनाई देने लगी। हजारों आरजुएं दिल में थीं। खुशी के आंसू खौफ से मिलकर अजब एहसास के साथ बह रहे थे। मैंने उजड़ी हुई दहलीज को पार किया, मगर वहां तो धूल उड़ रही थी। सुबह का नूर फैल चुका था और दरवाजे पर ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा था। सुबहान और बच्चे वहां नहीं थे। मैंने कलेजा थाम लिया और पड़ोसन का दरवाजा बजाया। मनान के वालिद ने दरवाजा खोला। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारी गुमशुदगी के बाद सुबहान को फोन पर इत्तला दी गई, वो खुद आ गए। उनके आने तक मनान की मां तेरे बच्चों के पास रहेगी, मगर ये तो बता कि तू इस नामुराद रियाज के साथ क्यों भाग गई, अपने शौहर, घर और मासूम बच्चों को छोड़कर। हमने तो तेरे बारे कभी ऐसा सोचा तक न था। चाचा जी, मैं नहीं भागी थी। उस नामुराद ने मुझे न जाने क्या पिलाकर बेहोश किया और इलाका गैर ले गया। वहां मुझे फरोख्त कर दिया। मैं किसी तरह भी राब्ता ना कर सकती थी। वो मुझे अंदर ले गए। बीवी ने नमाज खत्म कर ली थी। मैंने उनको बताया कि क्या ये वाकया हुआ था। वो बोली, बेटी, सुबहान ने तो यही समझा कि तुम उसे छोड़कर भाग गई हो, फिर भी उसने तेरा इंतजार किया। बाद में मायूस होकर अपने बच्चे ले गया और घर को ताला लगा गया। ताले की चाबी अलबत्ता हमको दे गया कि शायद कि तुम लौट कर आ जाओ। मैंने रोते दिल के साथ ताला खोला। जहां आंगन में धूल उड़ रही थी और मकड़ियों ने कमरे में जाले तान रखे थे। घर के एक कोने में मेरे बच्चों के खिलौने पड़े हुए थे, जिनकी खातिर जान पर खेलकर भागी। उनकी सूरतें भी देखनी नसीब ना हो सकी। मनान के वालिद ने सुबहान से राब्ता किया। उन्होंने मेरी पाक दामनी का यकीन ना किया और कहा कि आशना ने छोड़ दिया है तो अब लौट कर आ गई है। इसको कहो कि मेरे घर में इसके लिए जगह नहीं है। बच्चों की खातिर मैं इसको कबूल कर भी लूं तो मेरे वालिदैन, रिश्तेदार उसे कबूल नहीं करेंगे। जहां से आई है वहीं चली जाए। सदमे से इतनी बीमार पड़ी कि मौत आंखों के सामने रक्स करती नजर आने लगी। खुदा तरस लोगों ने इलाज कराया। सब यही समझते हैं कि मैंने शौहर और बच्चों से बेवफाई की है। सुबहान ने यह घर मेरे नाम कर दिया था। आज भी उसी घर में रहती हूं, इसी उम्मीद के साथ कि कभी सुबहान माफ कर दें और लौट आएं। मोहल्ले वालों के कपड़े सीकर गुजारा करती हूं। आह, औरत की भी क्या जिंदगी है।